कर चुका हूँ। मादा जनन तंत्र डिस्कस करूँगा। मादा जनन तंत्र की बात करें तो मादा जननांग जो होते हैं मुख्यतः होते हैं अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, यौन, बाह्य जननेंद्रिय और इसके अतिरिक्त सहायक जननांग होते हैं जिन्हें स्तन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं अंडाशय की, अंडाशय संख्या में 2 होते हैं। गर्भाशय और जो अंडवाहिनी है उनके बीच में स्थित होते हैं। आकार इनका गोल अथवा अंडाकार होता है। आकार की बात करें, इनके साइज की बात करें तो साइज इनका जो है वो 2 से 4 सेंटीमीटर तक होते हैं। गर्भाशय अंडवाहिनी से मेसोवेरियम झिल्ली के द्वारा तथा गर्भाशय से स्नायु तंतुओं के द्वारा जुड़े होते हैं। अगर इनकी संरचना की बात की जाए तो प्रत्येक अंडाशय के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है और ये आवरण 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। ये 3 स्तर होते हैं। त्रिस्तरीय आवरण है, ये 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है पेरिटोनियम, दूसरा होता है जर्मिनल एपिथेलियम और तीसरा होता है एल्बुजिनिया स्तर। इसके बाद अगर हम अंदर की ओर देखते हैं तो इन स्तरों से अंदर की ओर का जो भाग होता है, पूरा भाग वो ठोस भाग होता है जिसे हम पीठिका अथवा स्ट्रोमा कहते हैं। इस पीठिका अथवा स्ट्रोमा भाग को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक परिधीय भाग और दूसरा जो होता है मध्य भाग। तो पूरा जो भाग ठोस है उसको पीठिका कहते हैं। तो जो परिधीय भाग है उसे हम बल्कीय पीठिका कहते हैं और जो मध्य का भाग होता है उसे हम मध्य पीठिका कहते हैं। बल्कीय पीठिका भाग में अनेक पुटिकाएं पाई जाती हैं जिनमें अंडाणुओं का विकास पूरा होता है। उनमें अलग अलग स्टेज के अंडाणु पाए जाते हैं जिनका परिवर्धन हो रहा होता है। अब अंडाशय के बाद बात करते हैं हम अंडवाहिनी की। गर्भाशय के दोनों ओर स्थित ये नलिकाएं यहां से लेकर यहां तक अंडवाहिनी कहलाती है। प्रत्येक अंडवाहिनी 10 से 12 सेंटीमीटर तक लंबी होती है और उदर गुहा से पेरिटोनियम झिल्ली के साथ जुड़ी रहती है, योजित रहती हैं। पेरिटोनियम झिल्ली से आंत्रयोजनी बनती है, वो इनको यथास्थान बनाए रखने का काम करती है। अगर इसके दूरस्थ भाग को देखें तो इसका दूरस्थ भाग जो है वो कीप के आकार का होता है। इस कीप के आकार के भाग को कीपिका अथवा इनफंडिबुलम कहते हैं। कीपिका के शीर्ष भाग पर अनेक प्रक्षेप निकले रहते हैं, उंगली के समान ये प्रवर्ध निकले हुए हैं जिन्हें प्रोजेक्शन कहते हैं। ये इस कीपिका को एक झालर जैसी संरचना बनाते हैं, इसीलिए इसको कीपिका के अग्रभाग को झालर अथवा फिम्बरी कहते हैं। ये झालर अंडाशयों से निकलने वाले अंडाणु को संग्रह करने का कार्य करते हैं। जब अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, अर्थात जब इसकी सतह से अंडाणु बाहर निकलकर चलता है तो उसको ग्रहण करने का काम ये झालर करती है। कीपिका से पीछे की ओर का भाग जो है, चौड़ा भाग, फूला हुआ भाग, एम्पुला अथवा तुम्बिका कहलाता है। इस तुम्बिका भाग में निषेचन क्रिया होती है। तुम्बिका भाग में
निषेचन क्रिया होती है और ये जो है लगभग 2/3 भाग चौड़ा होता है। इसके पश्चात आगे का 1/3 भाग जो होता है उसकी गुहा सकरी होती है और इस सकरी गुहा वाले भाग को संकीर्ण पथ अथवा स्थमस कहते हैं। अन्नवाहिनी की गुहा, इस संकीर्ण पथ की गुहा गर्भाशय में खुलती है। अब बात करते हैं गर्भाशय की। गर्भाशय स्त्री की उदर गुहा में सामने की ओर निचले सिरे पर श्रोणि भाग में स्थित होता है और इसके सामने की ओर मूत्राशय होता है। इसके पिछले सिरे पर मलाशय होता है और ये उल्टी नासपाती के आकार की संरचना होती है जिसे बुंब अथवा बच्चेदानी भी कहते हैं। इसके आकार की अगर बात की जाए तो इसका जो साइज है, ये साइज लगभग लंबाई में 7.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर और मोटाई में लगभग 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। बात करते हैं हम इसकी संरचना की, तो गर्भाशय को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसका शीर्ष ऊपरी भाग बुंब अथवा फंडस कहलाता है, जो कि फूला हुआ और उठा हुआ भाग होता है। शेष गर्भाशय का संपूर्ण भाग जो पूरा गर्भाशय का संरचना को बना रहा है, इसे काय अथवा बॉडी कहते हैं। और बॉडी से निचला भाग जो है, ये निचला भाग ये कहलाता है गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा के बीच में की जो गुहा है उसको हम गर्भाशय नाल कहते हैं। गर्भाशय नाल नीचे की ओर योनि नाल में खुलती है। अगर गर्भाशय की दीवार की संरचना की बात करें तो गर्भाशय की जो दीवार की संरचना को हम देखते हैं तो इसमें 3 स्तर होते हैं। सबसे बाहर का स्तर जो होता है वो पतला स्तर होता है, जिसे हम पेरीमीट्रियम स्तर कहते हैं। सबसे बाहर की ओर का जो स्तर है उसे पेरीमीट्रियम स्तर कहते हैं। पेरीमीट्रियम से स्तर से अंदर की ओर का स्तर मोटा होता है, पेशीय होता है, उसमें बहुत सारी मांसपेशियां पाई जाती हैं। उस स्तर को मायोमीट्रियम स्तर कहते हैं। अंदर का स्तर जो होता है, सबसे अंदर का स्तर ग्रंथिल होता है और इस स्तर को हम एंडोमीट्रियम स्तर कहते हैं। गर्भाशय में बच्चे का जो गर्भस्थ शिशु होता है, भ्रूण होता है, उसका परिवर्धन होता है। तो जो एंडोमीट्रियम परत है, ग्रंथिल होती है, यह भ्रूण को जुड़ने के लिए, आरोपित होने के लिए स्थान प्रदान करती है, उसे जुड़ने के लिए झिल्लियों का विकास करती है। साथ ही इससे अनेक हार्मोन्स का भी उत्पादन होता है, जो कि इसके परिवर्धन में, भ्रूण के परिवर्धन में और भ्रूण के विकास में भी भाग लेते हैं। दूसरा स्तर है जो बीच का स्तर, जिसे हम मोटा पेशीय स्तर कहते हैं, मायोमीट्रियम स्तर। ये पेशीय स्तर होता है। ये स्तर जब गर्भस्थ शिशु का आकार बढ़ता है तो उसी के अनुसार इस गर्भाशय को फैलने में मदद करता है, इसके प्रसार को मदद करता है। साथ ही प्रसव के समय पेशियों में संकुचन उत्पन्न करके प्रसव को आसान बनाता है, प्रसव को संभव बनाता है, जिसके फलस्वरूप शिशु का जन्म होता है। अब अगर हम बात करें इस योनि की बात की जाए तो योनि गर्भाशय से ही जुड़ी हुई, उसके निचले हिस्से पर जुड़ी हुई अत्यंत खोखली मशीली पेशीय रचना है। एक नलिका के समान रचना है जो लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके बीच की जो गुहा होती है उसको हम योनि नाल कहते हैं और योनि नाल और ग्रीवा नाल दोनों मिलकर के जन्म गुहा अर्थात बर्थ कैनाल का कार्य करती हैं।
यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि गर्भाशय की ग्रीवा से कुछ श्लेष्म पदार्थ निकलकर योनि में आता है, जो इसे चिकना बनाता है। इस योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, जो कि ग्लाइकोजन का अपघटन करता है, जिसके कारण योनि भाग में उपस्थित श्लेष्म अम्लीय हो जाता है, और अम्लीय होने के कारण इस भाग में रोगाणु नहीं पनप सकते, उनको पनपने में नहीं पनपते, नष्ट कर देता है। परंतु यही अम्लीय माध्यम शुक्राणुओं के लिए हानिकारक होता है। इसके बाद बात करते हैं हम बाह्य जननेंद्रिय की। बाह्य जननेंद्रिय क्या है? ये वे अंग हैं, जननांग का वह भाग है जो कि हमें एक महिला की, एक मादा की शरीर सतह पर दिखाई पड़ता है। तो अगर इसको हम देखें तो बाह्य जननेंद्रिय को देखें तो सामने की ओर, उदर गुहा में, नीचे की ओर, सबसे निचले भाग में, श्रोण प्रदेश में बाह्य जननेंद्रिय भाग पाया जाता है। इसमें निचले भाग, इस बाह्य जननेंद्रिय भाग के सबसे ऊपर एक वसा के संघनन से बनी हुई मोटी गद्दी के समान रचना होती है। उस गद्दी के समान रचना को हम जघन सैल कहते हैं, और ये जघन सैल या मोन्स ट्यूबस कहते हैं। इस जघन सैल गद्दी के समान रचना वाले भाग में अनेक वाल पाए जाते हैं, जिन्हें हम जघन वाल कहते हैं। अब बात करें कि इस जघन वाल से नीचे की संरचना, तो नीचे से संपूर्ण संरचना को हम भग कहते हैं। इस पूरी संरचना भग कहलाती है। इस भग को अगर हम इसका अध्ययन करने से देखें तो क्या पाते हैं कि इसके चारों ओर ऊतकों के वलन से बनी जो मोटी परतें होती हैं, ऊतकों की फोल्ड से बनती हैं। इन फोल्ड को, बलन से बने हुए, मोड़ से बने हुए ओठ के समान संरचना है, इसको हम बृहदकोष्ठ कहते हैं। बृहदकोष्ठ से अंदर की ओर दो पतले, इन बाहर वालों की अपेक्षा पतले होते हैं, और त्वचा के फलन से, बलन से दो संरचनाएं और बनती हैं फोल्ड से, उन्हें हम लघुकोष्ठ कहते हैं। लघुकोष्ठ से अंदर की ओर का जो खुला भाग है, उस भाग में दो छिद्र होते हैं, और उन छिद्रों को हम, पहले छिद्र को मूत्र, आगे की ओर का मूत्र उत्सर्जन छिद्र कहलाता है, और दूसरा छिद्र जो है वो योनि छिद्र कहलाता है। योनि छिद्र के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, जो कि नवयुवना लड़कियों में, जो 14 साल की, 15 साल की लड़कियां होती हैं, उनमें क्या होता है कि योनि छिद्र के ऊपर एक झिल्ली, पतली झिल्ली पाई जाती है, और जिसे हम कौमारी झिल्ली अथवा हाइमन कहते हैं। इस झिल्ली में केवल एक पतला छेद होता है, जिसके द्वारा केवल रजोधर्म बाहर निकल सकता है, संभोग संभव नहीं होता है। परंतु हम ऐसा, इस झिल्ली को कौमारी की निशानी माना जाता था, परंतु आज के समय में ऐसा नहीं है। ये झिल्ली, जो लड़कियां स्पोर्ट्स करती हैं, खेलती हैं, घुड़सवारी करती हैं, साइकिल चलती हैं, तो किसी कारण फट सकती है। तो इसका अगर झिल्ली फटती है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कुंवारी नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, भगोष्ठ के ठीक ऊपर एक विशेष उंगली के समान छोटी सी मशीनी रचना लगी होती है। इस रचना को हम भग से अथवा क्लाइटोरिस कहते हैं। ये इस रचना का कार्य होता है। ये रचना जो है मैथुन के समय महिला को उत्तेजित करने का कार्य करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी जननांग मिलकर एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। अंडाशय से अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, अंडवाहिनियों में निषेचन होता है, तो गर्भाशय में सगर्भता होती है, और वैजाइना जो है या योनि है वो मैथुन क्रिया को संपन्न करती है। इसके पश्चात अंडोत्सर्ग की क्रिया हुई, निषेचन हुआ, सगर्भता हुई, सगर्भता के पश्चात प्रसव क्रिया होती है, प्रसव के बाद शिशु जन्म होता है, और शिशु जन्म के बाद शिशु पोषण, उनकी देखभाल के लिए स्तन ग्रंथियां होती हैं। ये सभी इकाइयां कार्य करके मादा जनन तंत्र का निर्माण करती हैं। थैंक यू।